मशीन की खटखट मुसलसल मेरी नींद में खलल डाल रही थी। मैं कभी चारपाई पर एक जानिब करवट बदल रही थी तो कभी दूसरी जानिब करवट ले रही थी, मगर सिलाई मशीन के शोर की आवाज मुझे किसी तौर भी चैन लेने नहीं दे रही थी। ऊपर से सूरज शहन सर पर खड़ा हुआ था और उसकी बढ़ती हुई तपश माहौल में हिद्दत बढ़ा रही थी। आहिस्ता आहिस्ता नींद मेरी आंखों से दूर भागती जा रही थी और मैं थोड़ी थोड़ी आंखें खोलकर आस पास का जायजा लेने लगी। अम्मा रोज की तरह तख्त पर बैठी सिलाई मशीन पर झुकी हुई थी। कमजोर निगाह का मोटा सा चश्मा आंखों पर टिका हुआ था जो बार बार फिसल कर नाक पर आ टिकता था और निगाहें मशीन पर जमी थी। ये इस घर का रोज का मामूल था कि अम्मा सुबह सवेरे ही सिलाई मशीन लेकर बैठ जाती थी और फिर अम्मा होती थी और उनकी सिलाई मशीन होती थी। सिलाई मशीन बहुत पुरानी हो चुकी थी तो उसकी खटखट की आवाज पूरे घर में गूंजा करती थी और रोजाना ही ये आवाज मेरी नींद में खलल डाला करती थी। कभी कभी तो मैं इस आवाज से बहुत तंग आ जाया करती थी और जब भी अम्मा को मना करती कि वो सिलाई मशीन सुबह ही सुबह लेकर ना बैठा करें तो वो बातें सुनने को मिलती कि कानों से धुएं निकलने लग जाया करते थे। इस वजह से मैंने अम्मा को कुछ भी कहना छोड़ दिया था और कानों पर तकिया रखकर सोने की कोशिश करती रहती थी। मैं जब भी अम्मा को सुबह सवेरे सिलाई मशीन लेकर बैठने से मना करती तो अम्मा उल्टा मुझे ही सुनाती थी, क्योंकि मैं अक्सर सिलाई मशीन को बुरा भला भी बोल दिया करती थी और ये बात अम्मा को बेहद नागवार गुजरती थी। हमारे घर का चूल्हा ही सिलाई मशीन की वजह से चल रहा था। अगर ये ना होती तो हम लोग तो भूखे ही मर जाते और किसी को भी खबर ना होती, क्योंकि हम लोग बेहद गरीब थे, इसलिए कोई भी रिश्तेदार हम लोगों से मिलना पसंद नहीं करता था। ले देकर अम्मा की सिर्फ एक ननद थी जो अक्सर हमारा हाल चाल पूछने घर आ जाया करती थी, मगर उनका हमारे घर ज्यादा आना जाना भी उनके शौहर को पसंद नहीं था, इसलिए अक्सर अपने शौहर से छुपकर हमारे घर आती थी। मेरी ये फुप्पो मेरे अब्बा की छोटी बहन थी। वो मुझसे और अम्मा से बहुत प्यार करती थी, क्योंकि जब भी अक्सर वो हमारे घर आती थी तो यही बात करती थी कि उनके माँ बाप यानी मेरे दादा दादी के मरने के बाद मेरी अम्मा ने उन्हें औलाद की तरह पाला था और उनकी शादी भी अम्मा ने ही करवाई थी। एक तरह से वो मेरी अम्मा को अपनी बहन से ज्यादा अपनी माँ की तरह समझती थी। जब ही तो मेरे अब्बा के मरने के बाद उन्होंने बाकी रिश्तेदारों की तरह हमसे मुंह नहीं मोड़ा था, बल्कि मुसलसल हमारी खैर खैरियत पूछने के लिए आती रहती थी और हस्बे तौफीक हमारी मदद भी करती रहती थी। मगर मेरी अम्मा बहुत खुददार थी, वो उनसे किसी भी तरह की कोई मदद नहीं लेती थी। यही वजह थी कि उन्होंने अब्बा के मरने के बाद घर का खर्चा चलाने के लिए सिलाई मशीन संभाली थी। अम्मा मोहल्ले भर की तमाम औरतों के कपड़े की सिलाई किया करती थी। इसी तरह हमारा गुजारा हो ही जाता था और हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ते थे। फूफो अम्मा की मदद इस तरह से भी कर दिया करती कि वो अम्मा को अपने मोहल्ले से भी औरतों के कपड़े सिलाई करवाने के लिए ले आती थी। इस तरह अम्मा के पास काम और ज्यादा आ जाता था और चंद पैसे भी मजीद आ जाते थे। जब मेरे अब्बा जिंदा थे तब हमारे हालात इतने बुरे नहीं थे। अब्बा कहीं से भी कमा कर ले आते थे और घर का चूल्हा जल जाया करता था, मगर फिर अब्बा को एक ऐसी बीमारी ने आन घेरा जिसने देखते ही देखते अब्बा को दीमक की तरह चाट लिया। अब्बा दिन ब दिन कमजोर होते ही जा रहे थे और सेहत गिरती जा रही थी। पहले जो कभी उनकी सेहत काबिले रश्क हुआ करती थी, अब वो सिर्फ हड्डियों का ढांचा मालूम होते थे। अम्मा उनकी ये हालत देख देख कर रोती रहती थी, मगर अब्बा ने फिर भी इस हालत में कमाना नहीं छोड़ा था। वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी पूरी कर रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता जब अब्बा की तबीयत ज्यादा खराब होती गई तो उनकी हिम्मत भी जवाब देती गई। अब वो बिस्तर से उठने के काबिल भी नहीं रहे थे। मैं और अम्मा उनकी ये हालत देखकर छुप छुप के आंसू बहाते रहते। अब्बा जिस कदर तकलीफ में इस दुनिया से चले गए थे, हम उनके लिए बस यही दुआ करते रहते थे कि उनके लिए आसानी हो जाए, क्योंकि उनकी ये हालत देख देख कर हमारा दिल रोता रहता था। और फिर एक दिन जिंदगी ने अब्बा से मुंह मोड़ लिया और मौत अब्बा पर मेहरबान हो गई। वो दिन हमारे लिए कियामत का दिन था। हमारा वाहिद सहारा इस दुनिया से चला गया था। अब्बा के जाने के बाद मैं और अम्मा बिल्कुल ही खाली हाथ रह गए। घर में जो भी जमा पूंजी थी वो सब अब्बा की दवाइयों पर लग चुकी थी। अब हमारे पास घर में फूटी कौड़ी भी नहीं थी। ऐसे में मेरी फुप्पो ने हमारी बहुत मदद की। उन्होंने अपने घर से सिलाई मशीन लाकर अम्मा को दे दी ताकि इस तरह हमारे घर का चूल्हा जलता रहे। एक ये बच्चा भी थी कि हम लोग फुप्पो की बहुत कदर करते थे, क्योंकि एक वही वाहिद रिश्तेदार थी जो बुरे वक्त में हमारे काम आई थी, वरना सारे अपनों ने हम लोगों से मुंह मोड़ लिया था। एक दिन फुप्पो खुशी खुशी हमारे घर आई और अम्मा को बताया कि उन्होंने मेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता तलाश किया है। उन्होंने अपनी किसी मोहल्ले की सहेली से मेरे रिश्ते का जिक्र किया था, तो उनकी इस
मोहल्ले की सहेली ने मेरी फुफ्फो को एक रिश्ता बताया था। जब फुफ्फो ने इस रिश्ते के बारे में सुना तो उन्हें ये रिश्ता ठीक लगा और वो अम्मा से बात करने चली आई। अम्मा तो पहले ही इस इंतजार में बैठी थी कि कहीं से कोई अच्छा रिश्ता आए और वो मेरा बोझ अपने सर से उतार फेंके, क्योंकि जब से अब्बा इस दुनिया से गए थे अम्मा बहुत कमजोर होकर रह गई थी। वो चाहती थी कि अपनी जिंदगी में ही वो मेरी शादी कर दे और मैं अपने घर की हो जाऊं, ताकि वो सुकून से मर सके। मरने के बाद उनके दिल पर कोई बोझ ना हो, जिस तरह से अब्बा मेरी शादी का बोझ लिए इस दुनिया से चले गए थे। आखिरी वक्त में वो अम्मा को यही कहते रहे कि काश मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी अपने घर की हो जाती तो मैं सुकून से मर सकता और मेरे दिल पर कोई बोझ न होता। और अब जब फुफ्फो ये रिश्ता ले आई थी तो अम्मा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। चंद दिन बाद फुफ्फो के साथ लड़के वाले मुझे देखने आए। अम्मा ने उन्हें अपने घर के तमाम हालात से आगाह कर दिया था कि वो कोई इतना ज्यादा जहेज नहीं दे सकती हैं। अब्बा के मरने के बाद घर से सारी जमा पूंजी खत्म हो गई है और अब जो कुछ भी वो कमाती हैं वो लोगों के कपड़े सीख कर गुजारा करती थी। ये सब सुनने के बाद लड़के वालों के माथे पर बल पड़ गए थे। उनकी बदलती हुई तेवरियां देखकर अम्मा ने उनसे कहा कि वो फिर भी अपने इस्तात के मुताबिक जहेज का इंतजाम जरूर करेंगे। इस बात पर वो लोग खुश हो गए। इस तरह मेरा रिश्ता तय कर दिया और चंद महीने बाद शादी की तारीख रख दी। ये वक्त भी अम्मा ने उनसे बहुत मुश्किलों से लिया था, वरना वो लोग तो 1 महीने में ही शादी की तारीख मांग रहे थे। इतनी जल्दी शादी करने के लिए अम्मा के पास कोई वसाइल मौजूद नहीं थे, इसलिए अम्मा ने उनसे कुछ महीनों का वक्त मांगा था। आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरते जा रहे थे और शादी का दिन करीब आता जा रहा था। मेरी शादी के लिए पैसों का इंतजाम कहीं से भी नहीं हो रहा था। अम्मा ने मेरे मामू से शादी में मदद करने की दरखास्त की, मगर उन्होंने साफ हरी झंडी दिखा दी कि वो ऐसी कोई मदद नहीं कर सकते। उनके खुद के घर के हालात बहुत खराब है, जबकि सभी जानते थे कि मामू अच्छा कमाते खाते हैं, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं है। वो चाहते तो मेरी शादी का पूरा खर्चा भी उठा सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। मामू की तरफ से मायूस होकर अम्मा ने मेरे बड़े ताया से मदद करने की दरखास्त की, मगर ताई ने अम्मा को जलील कर दिया कि जब हाथ में पैसे नहीं थे तो बेटी की शादी करने की क्या जरूरत थी। अम्मा हर जानिब से मायूस हो गई थी। ऐसे में फुप्पो आगे बढ़ी और उन्होंने मेरी शादी के लिए अपने सोने की बालियां बेच दी। उन्होंने अपने शोहर से छुपकर अपनी सोने की बालियां बेची थी, वरना उनके शोहर उनको ऐसा हरगिज नहीं करने देते। हालांकि इस बात ने हमें मजीद उनके एहसान तले दुबा दिया। अम्मा तो फुप्पो के सामने निगाहें नीचे किए ही बैठी रहती थी। इस तरह से कुछ तो मेरी शादी का इंतजाम हो गया। अभी शादी में 1 हफ्ता रहता था, इतने में लड़के की बहन हमारे घर तशरीफ लाई और उन्होंने हमारे सामने ये डिमांड रखी कि उन्हें जहेज में मोटरसाइकिल चाहिए। उनकी ये बात सुनकर मेरी अम्मा तो धक सी रह गई और फुफ्फो के पैरों तले भी जमीन निकल गई। उन लोगों से इस बात की तवक्का हरगिज नहीं थी कि वहां से कोई ऐसी बात सामने आएगी। पहले ही मेरे जहेज की चंद चीजों का और बारात के खाने का इंतजाम इतनी मुश्किल से हुआ था और अब मेरी अम्मा जहेज में मोटरसाइकिल कैसे दे सकती थी। ये तो बिल्कुल ही नामुमकिन बात थी। अम्मा ने उनको हमारे सारे हालात पहले ही बता रखे थे और अब ऐसे में उनकी तरफ से ये सारी बातें समझ से बिल्कुल ही बाहर थी। अम्मा ने उसी वक्त उनसे माजरत की कि वो मोटरसाइकिल बिल्कुल नहीं दे सकती। इस बात को उन लोगों ने अपनी अना का मसला बना लिया और बारात लाने से साफ इनकार कर दिया कि अगर हम लोग जहेज में मोटरसाइकिल नहीं देंगे तो वो लोग बारात भी नहीं लाएंगे। अम्मा और फुफ्फो ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, मगर वो लोग अपनी जिद पर अड़े रहे और इस तरह मेरी शादी होते होते रह गई, क्योंकि उन लोगों ने मोटरसाइकिल के बगैर शादी करने से साफ इनकार कर दिया था। इस बात का सदमा मेरी अम्मा ने इस कदर लिया कि वो बीमार हो गई और चारपाई से जा लगी। मैं दिन रात उन्हें देख देख कर रोती रहती, क्योंकि अब वही मेरा सहारा थी। अब्बा के बाद जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई थी, मगर अम्मा फिर भी मुझे अब्बा की कमी महसूस ना होने देती। और अब जब अम्मा ही चारपाई से लग गई तो एक दफा फिर अब्बा के जाने का मंजर मेरी आंखों के सामने लहराने लगा। एक रात अम्मा सोई तो सोती ही रह गई, वो फिर उठ ना सकी। मैंने जब सुबह अम्मा को उठाना चाहा तो उनका हाथ एक जानिब को गिर गया। मैं अपनी जगह पर धक से रह गई। मैंने फिर से अम्मा को हिलाया तो अम्मा बिल्कुल बेसूध पड़ी थी। मैं भागकर साथ वाली परवीन खाला के यहाँ गई और उन्हें घर बुलाया। वो घर आई और अम्मा को देखा तो खामोशी से मुझे गले लगा लिया और मेरी फुफ्फो को एक बच्चे को बुलाने के लिए भेज दिया। एक बार फिर एक और क़यामत मेरी मुंतज़िर थी। मेरे माँ बाप दोनों ही मुझे छोड़कर जा चुके थे। अम्मा और अब्बा दोनों ही मर चुके थे। मेरा घर बिल्कुल ही खाली हो गया था। मैं खाली खाली नजरों से सारा दिन घर की छत को देखती रहती थी। मैं अम्मा के मरने का जिम्मेदार खुद को ठहरा रही थी। मेरी शादी के टूटने का सदमा अम्मा ने इस कदर ले लिया था कि वो अपनी जान से ही हाथ धो बैठी थी। मैं जानती थी अम्मा मेरे लिए किस कदर परेशान रहती थी। ना जाने वो मुझे कैसे छोड़कर गई होंगी। जब मौत का फरिश्ता उन्हें लेने आया होगा तो उन्होंने हाथ तो जोड़े ही होंगे। ये सारी बातें मुझे बेहद परेशान रखती थी। अम्मा की
याद मुझे किसी पल चैन नहीं लेने दे रही थी। अब सुबह सुबह मेरे कानों में सिलाई मशीन की खटखट भी नहीं आ रही थी। मैं सारा सारा दिन घर में पागलों की तरह फिर रही थी। अम्मा की तदफीन हो गई थी। फूफो मेरे साथ ही घर में रुकी हुई थी। अब घर से तमाम मेहमान भी चले गए थे, मगर किसी ने ये नहीं सोचा था कि जवान लड़की घर में अकेली कैसे रहेगी। इन हालात में भी फूफो ही सामने आई और वो मुझे अपने साथ अपने घर ले आई। हालांकि एक और एहसान तले में दब चुकी थी। हम लोगों पर फूफो ने जितने भी एहसान किए थे, उन एहसानों का बदला मैं मरकर भी नहीं चुका सकती थी। जाहिर है इस घर में मैं अकेली नहीं रह सकती थी। मुझे लाजमी किसी का सहारा चाहिए था। ऐसे में फूफो का सहारा देना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैं चुपचाप फूफो के साथ उनके घर चली आई। उनका घर हमारे घर से कुछ फासले पर ही था। जब मैं फूफो के साथ उनके घर में दाखिल हुई तो सामने ही सहन में फूफा बैठे हुए थे। मुझे देखते ही उनके माथे पर बल पड़ गए, मगर उन्होंने मुंह से कुछ न कहा। हालांकि घर में 2 ही कमरे थे। एक कमरे में फूफो और फूफा रहते थे, तो दूसरे कमरे में मेरा सामान रखवा दिया। मेरे पास सामान था ही क्या, बस चंद जोड़े थे पहनने के लिए। उसके अलावा मेरे पास कोई सामान नहीं था। मैं दूसरे कमरे में आ गई तो फूफो भी अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद फूफो और फूफा के कमरे से उनके लड़ने की आवाजें आ रही थी। फूफो उनसे कह रही थी कि यतीम बच्ची समझकर ही उसे रहने दे, मगर फूफा किसी सूरत भी राजी नहीं हो रहे थे। कुछ देर तक उनकी लड़ने की आवाजें आती रही और मैं दूसरे कमरे में परेशान बैठी रही कि अगर मैं यहाँ से भी निकाल दी गई तो मैं कहाँ जाऊंगी। मेरे पास तो इस घर के सिवा और कोई ठिकाना भी नहीं था। कुछ देर बाद फूफा घर से बाहर चले गए। उनके जाने के बाद मैंने फूफो से पूछा कि क्या उन्हें मेरा इस घर में आना पसंद नहीं आया, तो फूफो ने निगाहें चुराते हुए कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो लोग किसी और बात पर लड़ रहे थे। मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब मैं इसी घर में रहूंगी, ये सुनकर मुझे इत्मीनान हुआ, वरना मैं तो बस परेशान ही बैठी थी। दिन आहिस्ता आहिस्ता गुजरते जा रहे थे। अब मैं फूफो के साथ उनके घर में ही रहने लगी थी। उस दिन के बाद से फूफा ने दोबारा फूफो से कुछ नहीं कहा था। उनका रवैया भी मेरे साथ बिल्कुल ठीक होता था। वो मुझे घर से निकलने के लिए नहीं कहते थे, मेरे लिए इतना ही काफी था। मैं जो अपने घर में हिलकर काम नहीं करती थी, हालांकि पूरे घर की जिम्मेदारी मैंने संभाली थी। फूफो मुझे घर के काम करने से भी मना करती और खुद मुसलसल काम में लगी रहती थी, मगर मुझे अच्छा नहीं लगता था किसी के घर में रहकर आराम करो। इसी वजह से अब मैं पूरा दिन घर के काम काज करती रहती थी। एक रात में थक हार कर सो रही थी जब मुझे फूफो और फूफा के कमरे से लड़ने की आवाजें आने लगी। मैंने उन आवाजों पर गौर किया तो मुझे उनकी लड़ाई के दरमियान अपना नाम सुनाई देने लगा। मैं परेशान हो गई कि कहीं फूफा मुझे इस घर से निकालने का तो नहीं कह रहे होंगे, मगर फिर कुछ देर बाद सारी आवाजें आना बंद हो गई। मगर फिर उसके बाद मुझे नींद ना आ सकी। बेघर होने का शोर मेरे जहन में पंजे गाड़े बैठा था। पूरी रात मैंने जागते हुए आंखों में काट दी। मुझे एक पल के लिए भी नींद नहीं आई। सुबह उठते ही मैंने फूफो से रात के मुतालिक पूछा तो उन्होंने बात गोल कर दी और अपनी इस लड़ाई के मुतालिक मुझे कुछ नहीं बताया, मगर मुझे फूफो कुछ परेशान सी दिखाई दी और पूरा दिन भी वो खोई खोई रही। मैं उनसे बात करने के लिए उन्हें आवाज देती, मगर उन्हें मेरी आवाज भी सुनाई नहीं देती। वो जैसे किसी और ही दुनिया में खोई हुई थी। अब यह हर दूसरे तीसरे दिन का मामूल हो गया था कि उनकी लड़ने की आवाज से आती और साथ में मुझे मेरा नाम भी सुनाई देता, मगर वो किस बात पर लड़ते थे इस बात की समझ मुझे ना आ सकी। फूफो उन दिनों बहुत परेशान रहने लगी थी। उन्होंने एक रिश्ते वाली से कहकर मेरे लिए रिश्ते की तलाश भी शुरू कर दी थी, मगर कोई भी एक यतीम लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहता था और ऊपर से मेरी शादी भी होते होते रह गई थी। इस बात ने भी मेरे दामन पर दाग लगा दिया था। अब जो भी रिश्ता आता सबसे पहले तो वो यही बात सुनकर भाग जाता था, शादी से एक हफ्ता पहले ही मेरी शादी टूट चुकी है। इस बात ने मुझे कहीं का ना छोड़ा था। फूफो पहले ही दमा की मरीजा थी और अब तो उन्हें खांसी भी रहने लगी थी। मैं फूफो को आराम कराने की हर मुमकिन कोशिश करती और ख्याल भी बहुत रखने लगी। मैं नहीं चाहती थी कि जिस तरह से मेरे माँ बाप मुझे छोड़ गए हैं, मेरी फूफो भी मुझे छोड़कर चली जाए। अम्मा के मरने के बाद फूफो ने मुझे माँ की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं होने दी थी। वो मेरा एक माँ की तरह ही ख्याल रखती थी और मुझसे अपनी औलाद की तरह ही पेश आती थी। हालांकि उनकी कोई औलाद नहीं थी, वो बचपन से ही मुझसे मोहब्बत करती थी और मैं भी उन्हें अपनी माँ की जगह समझती थी। मगर वक्त को जाने क्या मंजूर था, फूफो की तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। मेरी आंखों के सामने मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए। इस फूफो को खोने का दुख मैं नहीं उठा सकती थी। अब फूफो हर वक्त बीमार रहने लगी थी और वो हर वक्त यही कहती रहती कि मेरे मरने के बाद यहाँ से भाग जाना, इस घर में नहीं रहना। मुझे फूफो की ये बात बहुत अजीब लगती, मगर फूफो की खराब तबीयत के पेश नजर मैं उनसे ज्यादा सवालात नहीं कर सकती थी और खामोशी से उनकी बातों के जवाब में सर हिला दिया करती थी। हालांकि फूफा का रवैया मेरे साथ बिल्कुल ठीक था, मगर न जाने ऐसी कौन सी बात थी जिससे फूफो को
को हर वक्त डर लगा रहता था। वो जैसे मुझसे बहुत कुछ कहना चाहती थी मगर कुछ कह भी नहीं सकती थी। बस यही कहती रहती मैं उनके मरने के बाद इस घर से फौरन चली जाऊं और हरगिज भी यहाँ ना रुकूं। उस दिन पूरा दिन फुफ्फो पलंग पर लेटी खांसती रही और उनका सांस भी उखड़ता रहा और मैं बेबसी की मूरत बने फुफ्फो को उस हाल में देखती रही। फुफ्फो ने मुझे अपने पास बुलाकर मुझसे एक बार फिर वादा लिया कि मैं उनके मरने के बाद यहाँ नहीं रहूंगी। उनके मुंह से मौत का नाम सुनकर मेरा दिल दहलने लगा। मैं अब अपनी जिंदगी में इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मगर किस्मत पर कब किसी का जोर चला है। मैं भी अपनी किस्मत के सामने बिल्कुल ही बेबस थी और मेरी ही आंखों के सामने फुफ्फो ने दम तोड़ दिया। एक बार फिर एक और क़यामत मुझ पर टूटी मगर मैं हर बार की तरह जिंदा रही। मेरे सारे रिश्ते एक एक करके इस दुनिया से रुखसत हो गए थे मगर मैं जिंदा थी। उस वक्त शिद्दत से मैंने अपनी मौत की दुआ मांगी थी। हालांकि तदफीन के बाद मैं सोच रही थी कि मुझे इस घर में रहना चाहिए या नहीं, मगर मैं कोई फैसला नहीं कर पा रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर मैं इस घर से निकल भी जाऊं तो कहाँ जाऊंगी। इस भरी दुनिया में तो मेरा कोई भी नहीं रहा था। ताया ताई चंद लम्हों के लिए फुफ्फो की तदफीन के वक्त आए थे, उसमें भी मुझसे बात किए बगैर ही चले गए। उन्होंने ये तक ना पूछा कि मैं इस घर में कैसे रहूंगी। फुफ्फो की मैयत सामने रखी थी और औरतें बातें कर रही थी कि एक हफ्ता पहले शादी टूट गई, जरूर इसमें कोई ऐप होगा जो यूं एक हफ्ता पहले लड़के वालों ने बारात लाने से इनकार कर दिया। फिर उसकी माँ भी मर गई और अब अपनी फुफ्फो को भी खा गई। ये लड़की ही मनहूस है, जिस घर में जाएगी वहां मनहूसियत ही फैलाएगी। उन सब औरतों की ये बातें सुनकर मेरा दिल छलनी हो रहा था। वो औरतें अपनी जुबान से किसी को भी जान से मारने का हुनर रखती थी। बेबस खामोश बैठी उन औरतों की बातें सुन रही थी और अपनी किस्मत को कोस रही थी। घर से तमाम मेहमान भी रुखसत हो चुके थे। फूफा भी अभी तक घर नहीं आए थे। मुझे उनके घर आने से पहले पहले इस घर से निकलने का फैसला करना था और मैंने फैसला कर लिया था कि मैं फूफो की बात पर अमल करूंगी और ये घर छोड़कर कहीं भी चली जाऊंगी। कुछ सोचकर ही मुझसे ये बात की होगी, वरना तो वो मुझे माँ से भरकर चाहती थी। यूं बिना किसी वजह के मुझे अपनी मौत के बाद बेघर नहीं कर सकती थी। मैंने एक बैग में अपने चंद जोड़े रखे और कुछ पैसे फूफो ने मुझे दिए थे, वो भी अपने बैग में रखे और चादर को अपने गिर्द अच्छे से लिपेट कर मैं घर से निकलने लगी। मगर उसी लम्हे फूफा घर में दाखिल हुए और मुझे यूं घर से निकलता देखकर वे हैरान हो गया। उन्होंने मुझसे पूछा कि रात के इस वक्त कहाँ जा रही हो, तो मेरी जबान जैसे तलवों से चिपक गई। उन्होंने मेरे हाथ में पकड़ा बैग देखा और समझ गए कि मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। वे एकदम ही गुस्से में आ गए और मुझसे चलाकर पूछने लगे कि कहाँ जा रही थी और क्यों। तो मैं बहुत डर गई और मैंने उन्हें सारी बात बता दी कि फूफो ने मुझसे कहा था कि उनके मरने के बाद ये घर छोड़कर चली जाना, इसी वजह से मैं ये घर छोड़कर जा रही थी। ये सुनकर फूफा के माथे पर बल पड़ गए और उन्होंने मुझे प्यार से समझाया वो बीमारी की वजह से तुम्हारी फूफो का दिमाग खराब हो गया था, वरना वो मुझे ऐसे घर से जाने को क्यों कहेंगी। जबकि उन्हें पता भी था कि मेरे पास रहने को कोई ठिकाना नहीं है। मुझे उनकी बात दिल पर लगी और मैंने सोचा वो सही कह रही हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि जाकर मैं अपना सामान अंदर रखूं और वो कुछ देर में वापस आ रहे हैं। वो घर से दोबारा बाहर चले गए। कुछ देर में आने का कहकर जब वो घर से निकले तो मुझे बाहर से कुंडी लगाने की आवाज आई, मगर मैंने इस बात को अपना वहम समझा और दोबारा अपने कमरे में चली गई। अभी मुझे कमरे में आए कुछ देर ही गुजरी थी कि फूफा दोबारा घर में वापस आ गए। मैं कमरे में बैठी फूफो को याद कर रही थी तो मुझे बाहर से कुछ आदमियों की बातें करने की आवाजें आने लगी। मुझे लगा कुछ लोग फूफो की ताज़ियत करने आए होंगे, इसी वजह से मैं अंदर ही बैठी रही थी। कुछ देर बाद फूफा कमरे में आए और उन्होंने मेहमानों के लिए चाय बनाने को कहा। मैं खामोशी से उठकर चाय बनाने बावर्ची खाने में चली गई और जब चाय लेकर मेहमानों के सामने गई तो वहां दो आदमी बैठे हुए थे। मैंने उन लोगों के सामने चाय ले जाकर रखी तो उन आदमियों ने गहरी नजरों से मेरा जायजा लिया। मैं उनकी नजर से गायब होकर दोबारा कमरे की तरफ जाने लगी तो उनमें से एक आदमी मेरे फूफा से कहने लगा कि तुम तो इस लड़की की बहुत कम पैसे ले रहे हो। मैं ये बात सुनकर अपनी जगह ठटक कर रह गई और बेयकीन नजर से अपने फूफा की तरफ देखा। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया कि मैं ये क्या सुन चुकी हूँ। फूफा ने मुझे जब वहां खड़ा देखा तो मुझसे कहा कि मैं जल्दी से अपना बैग लेकर आ जाऊं। इस तरह वो बात कर रहे थे जैसे कोई बहुत मामूली बात हो। उस लम्हे मुझे सारी हकीकत समझ में आई कि क्यों फूफो मुझे इस घर से जाने को कहती रही और मैं बेवकूफ फूफा की बातों में आ गई और अब वो मुझे दूसरे आदमियों के हाथों फरोख्त कर रहे हैं। मुझे अपने इर्द गिर्द जमीन घूमती हुई महसूस हुई। जब मुझे फूफा ने अपनी जगह मुजस्मा बना देखा तो उन आदमियों से कहा कि वो मुझे ले जा सकते हैं। उसमें से एक आदमी आगे बढ़ा और मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ पकड़ती ही मैं जैसे होश की दुनिया में वापस आई और चीखते हुए उसके मजबूत हाथों की गिरफ्त से अपने हाथ निकालने लगी। मगर उस आदमी की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। उसका मुकाबला मुझ जैसी कमजोर सी लड़की कहाँ कर सकती थी। तभी मैंने चीखना चिल्लाना बंद करके खाली को खुदा
खुदा के वास्ते देने शुरू कर दिए कि वो मुझ पर ये जुल्म ना करे और मुझ पर रहम करे, मगर उन पर मेरी किसी दाही का असर ना हुआ और वो आदमी मुझे खींचते हुए अपने साथ लेकर बाहर चला गया। बाहर आकर उसने मुझे अपनी गाड़ी में डाला और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। इतने में अंदर से दूसरा आदमी भी बाहर आ गया और वो भी गाड़ी में बैठ गया। कुछ देर बाद गाड़ी चलने लगी और मैं खुद दहशत से कांपने लगी। मैं उन आदमियों की मिन्नत कर रही थी कि मुझे जाने दे, मगर वो मेरी तरफ से बिल्कुल कान बंद करके बैठे थे। कुछ देर बाद गाड़ी एक झटके से रुक गई। उनकी बातों से अंदाजा हुआ कि उनकी गाड़ी का टायर फट गया है। दोनों आदमी उतरकर अपनी गाड़ी को देखने लगे। जैसे ही उनकी आंख बिछी, मैं मौका गनीमत जानते हुए उनकी गाड़ी से उतरकर सड़क पर अंधाधुंध भागने लगी। सड़क के दोनों तरफ इक्का दुक्का रोशनियां लगी थी और गाड़ियां तेजी से आ जा रही थी। उन आदमियों ने कब मुझे भागते देखा तो मेरा पीछा करने की कोशिश की, मगर जितनी तेजी से मैं भाग रही थी तो मैं सामने से आती एक गाड़ी से टकरा गई और उछलकर दूर जा गिरी। गाड़ी वाला खुदा तरस बंदा था। उसने मुझे देखकर अपनी गाड़ी रोक ली। वो आदमी मेरा इतना बुरा एक्सीडेंट देखकर अपनी जगह पर रुक गए और मुझे मरने के लिए छोड़कर फरार हो गए। उस गाड़ी वाले ने मुझे उठाकर अस्पताल पहुंचाया। जब मैं होश में आई और खुद को अस्पताल में पाया तो शुक्र अदा किया कि मैं उन आदमियों से बच गई हूँ, वरना ना जाने वो मेरा क्या हश्र करते। कुछ देर बाद एक आदमी अंदर आया और उसने अपना तारुफ करवाया कि उसकी गाड़ी से मेरा हादसा हुआ था। जब ही वो मुझे उठाकर यहाँ अस्पताल ले आया, उसने मुझसे मेरे घर का पता पूछा तो मैं रोने लगी, क्योंकि उसके सिवा मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। मैंने उस आदमी को सारी तफसील बताई और उससे इल्तिजा की कि वो मुझे किसी दारुल ईमान छोड़ाए, क्योंकि अब दुनिया में मेरा कोई नहीं है। वो कुछ देर तक सोचता रहा, फिर उसने अपनी बीवी को फोन करके मेरे बारे में सारी तफसील बताई और अपनी बीवी से मेरी बात भी करवाई। फिर अपनी बीवी की इजाजत से वो मुझे अपने साथ अपने घर ले गया। उस आदमी की बीवी बहुत रहम दिल थी। उसने मुझे अपने घर में जगह दी। मैं कुछ साल तक उन मेहरबान लोगों के पास रही। फिर उन लोगों ने एक अच्छी जगह मेरा रिश्ता करके मेरी शादी कर दी। शादी से पहले मैंने अपने होने वाले शोहर को अपने बारे में सारी हकीकत बता दी थी, ताकि शादी के बाद कोई परेशानी ना हो। उन्होंने मुझे मेरी हकीकत के साथ दिल से कबूल किया। आज मैं अपने घर में पुरसकून जिंदगी बसर कर रही हूँ। मुझे अक्सर अपने माँ बाप और फूफो बहुत याद आती हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली हर मजेदार कहानी आपको बर वक्त मिलती रहे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।